So good morning to all of you. So anyone having a first class? Okay. तो आज वैसे ऑल्दो हम लोग अपने सिलेबस का जो टॉपिक है उसकी फर्स्ट क्लास है, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 or 3 आई थिंक इंट्रोडक्टरी क्लास. तो आप दोनों को वो इंट्रोडक्टरी क्लास क्या करना है एक बार देख लेना है. हर बड़ी में पॉइंट. और बाकी आज से हम लोग जो हमारा सिलेबस है हम उसको कैरी ऑन करने वाले. एंड टुडे इज़ बेसिकली द फर्स्ट क्लास ऑफ सिलेबस. इंट्रोडक्शन में मैंने बेसिकली लॉ के बारे में, लॉ क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया, और हमारे देश में लॉ बनता कैसे उसके बारे में, और लॉ के कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया. तो आप में से यदि किसी ने इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं भी देखा है, बिकॉज ऑफ यू कैन से द आपने उस टाइम पे हो सकता है ज्वाइन ना किया हो, और या फिर मिस हो गया हो, तो आप उसको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप उसको देख लेना, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या एक्चुअली हमारे देश में पूरा जो सिस्टम है कानून बनाने का, वो सिस्टम क्या रखा गया है. बस और कोई लॉजिक नहीं है. तो आज से हम लोग अपने सिलेबस की शुरुआत करने वाले. एंड फाउंडेशन में जो आपका लॉ है तो उसका नाम है बिजनेस लॉज. हम उसको इवन कमर्शियल लॉ भी बोलते हैं. एंड शायद आपने एक वर्ड सुना होगा, इट्स मर्केंटाइल. हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड? तो बेसिकली वी हैव 3 स्पेसिफिक टर्म. आइदर यू कैन से इट्स ए बिजनेस लॉ, और यू कैन से कमर्शियल लॉ, और या फिर मर्केंटाइल लॉ. ये 3 इसके नाम हैं जो हम लोग यहाँ पे नो डाउट फाउंडेशन लेवल पे हम लोग पढ़ने वाले. वैसे भी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप लोग सीए बनोगे, आप सभी लोगों को जितने भी कमर्शियल लॉज हैं, जितने भी कॉरपोरेट लॉज हैं, आपको सिर्फ उससे ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग कॉरपोरेट्स के लिए ही काम करने वाले. वेदर यू कैन से चाहे आप जॉब की बात करो और या फिर आप प्रैक्टिस पे, क्योंकि दोनों ही लेवल पे आप सिर्फ एक ही चीज़ के रिगार्डिंग आप डील करने वाले, डिस्कस करने वाले, एंड विच इज़ नन अदर दैन कॉरपोरेट्स. एंड कॉरपोरेट्स के लिए हमारे पास नो डाउट कॉरपोरेट लॉज होते हैं, बिजनेस लॉज होते हैं. आप में से कोई भी इंडियन पीनल कोड या फिर हिंदू मैरिज एक्ट या फिर ये जितने भी लॉज होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी क्रिमिनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऑफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा आप कोई भी लॉ इस लेवल पे नहीं पढ़ने वाले. ये बात आपको ध्यान में रखना. तो आप जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सबके सब आपके बिजनेस और या फिर आपके कमर्शियल और कॉर्पोरेट लॉज होने वाले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ नॉलेज कि जो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो वो फ्यूचर में नो डाउट हमारे काम आने वाला है, नहीं आने वाला है, और किस तरीके से आने वाला है. देखो, आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे कुछ सीखने के लिए हैं, कुछ समझने के लिए हो, और अपने करियर को बनाने के लिए है. यहाँ पे आपका मोटिव आने का सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना, एग्ज़ाम में सिर्फ स्कोर करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इसके साथ साथ आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है आपका करियर. क्योंकि आप यहाँ जो भी कुछ पढ़ोगे, जैसा मैंने पहली क्लास में बोला था और मैं हमेशा ही बोलता रहूँगा कि आप अपने करियर की पढ़ाई कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना. और यहाँ पे आप जो भी कुछ पढ़ोगे वो सब डे टू डे लाइफ में आपके काम आने वाला है. क्योंकि रीज़न बीइंग आप सब लोग एक कॉर्पोरेट्स के लिए काम करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ जहाँ पे भी होते हैं वहाँ के लिए काम करोगे. तो उन सभी बिजनेस एस्पेक्ट और कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स के लिए ही हम लोग यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं. देखो, हमारे सिलेबस में लॉ का पार्ट इसलिए रखा गया क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप जब कोई भी किसी भी कंपनी के लिए काम करता है आप लोगों में से, तो डेफिनेटली उस कंपनीज पे जितने भी लॉज अप्लाई होते हैं, तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको उन सभी लॉज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस लॉ की कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो ये काम आपका है उसमें चेक करना. ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना. और इसीलिए यहाँ पे हमारे सिलेबस में नो डाउट लॉ का सेगमेंट रखा गया है. तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव, क्या वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या लॉजिक है. तो गाइज हमारे सिलेबस, यस प्लीज कम.
तो हमारे सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर हैं टोटल। मैं लॉ की बात कर रहा हूं क्योंकि 60 मार्क्स में आपका लॉ रहेगा और जो 40 मार्क्स में वो क्या रहेगा आपके लिए, दैट इज BCR। तो अभी मैं यहां पे लॉस की बात कर रहा हूं एंड वी हैव यू कैन से द बिजनेस लॉस। तो कोई भी टर्म जब मैं बोलूंगा आपको नोट करना है तभी आपको करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, बिजनेस यू कैन से द लॉज। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स हियर वी हैव, टोटल गाइज 5 यहां पे चैप्टर्स रखे गए आपके सिलेबस में। कितने चैप्टर्स हैं आपके, और आज से हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट अबाउट द नेम, इट्स यस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हो गया आपका पहला चैप्टर। सेकंड में वी हैव यू कैन से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वी हैव देन, तो इट्स a सेल्स ऑफ यू कैन से द गुड्स एक्ट 1930, then we have limited liability you can say partnership act, what about the year 2008, and next we have Companies Act 2010. Are you getting my point? So we have 5 chapters, but frankly telling ये 5 चैप्टर्स नहीं है इसमें, और इसको यूनिट में डिवाइड किया गया। तो इसका मतलब है इसको अलग अलग और नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। देखो यदि मैं बात करूं ICA, तो इसको आज से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देने वाले, और इंडियन पार्टनरशिप को आप IPA बोल सकते हैं, और इसको आप, और इसको आपका LLP बोल सकते हैं, और ये आपका क्या रहेगा, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, और ये ध्यान रखें। इज इट क्लियर? तो गाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वी हैव अ टोटल 6 यूनिट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के टोटल कितने पार्ट्स हैं, और अब क्लास में ध्यान रखना क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले। पहली बात, जो आपको यहां से बुक मिलेगी हम वो पूरा बुक पढ़ने वाले। नेक्स्ट, आपके स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपका हर यूनिट के बाद आपका टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी यूनिट में क्वेश्चंस होंगे विल डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो ओवर देयर। एंड उसके बाद फिर आपका रिवीजन का सेगमेंट रहेगा। जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं देन रिवीजन विल बी देयर। और साथ ही साथ जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में यदि 6 यूनिट्स है और यदि हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो पूरे 6 का 6 आपका एज इट इज मर्ज होके कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी टेस्ट रहने वाला है। ध्यान रखना, क्योंकि 3 चैप्टर में यहाँ पे यूनिट्स मिलने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप में एंड सोगा में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 6 यूनिट्स हैं, इंडियन पार्टनरशिप में वी हैव 3 यूनिट्स एंड सोगा में वी हैव 4 यूनिट्स। LLP का कोई यूनिट नहीं है, कंपनीज एक्ट का कोई यूनिट नहीं है, वो पूरा एक कंप्लीट चैप्टर रखा गया, उसको कोई सब डिवीजन उसका नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। और हर चैप्टर की एक्चुअली वेटेज क्या है वो भी हमें क्लास में नो डाउट डिस्कस करना है, क्योंकि पिछले 6-7 अटेम्प्ट के जो मैंने पेपर्स देखे वो पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से रिवीजन के टाइम में। तो उन सभी पेपर में हर चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो टोटल वेटेज हर एक पेपर में सेम है, हर एक पेपर में। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, वो सेम रखा गया। इसका मतलब ये है कि यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पिछले 6 या 7 अटेम्प्ट के आप यदि पेपर उठाओगे तो जो वेटेज आपका नो डाउट एक पेपर में है वही वेटेज हर एक पेपर में रखा गया है। मतलब आपको एक बात कंफर्म है, ये श्योरिटी है इस बात की, वो पिछले 6 और 8 पेपर से कि सर कंफर्म है कि इस चैप्टर से हम इतना एक्सपेक्ट करेंगे।
इस चैप्टर से हम इतना एक्सपेक्ट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उससे फायदा ये होता है कि हमारा जो पढ़ने का एक तरीका है वो थोड़ा सा नो डाउट अलग हो जाता है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपना प्लान कर लेते हैं। देखो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूशन करोगे, देन यू विल बी एबल टू सक्सीड। तो गाइज मैं यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो मैं सबसे बड़ा जो टॉपिक है उसको ही मैं पहले कराऊंगा। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। किसी को पहले कुछ पूछना है देन प्लीज यू कैन आस्क, सो दैट वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट सेगमेंट। यस, आप में से कोई भी सिलेबस को लेके या फिर किसी चीज को लेके यदि कुछ भी पूछना चाहो, देखो क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यस, क्लास में यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, क्योंकि क्लास बनाया गया इसी पर्पस के लिए, और यहाँ पे आप सीखने के लिए, आप सिखाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पे आप मिस्टेक्स के लिए आए हो और उस मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आए हो। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ से क्वालिफाई होने के बाद जब आगे जाओगे तो फिर वहाँ पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो इट्स बेटर टू डू वन थिंग, और ना तो एग्जाम में आपके मिस्टेक्स होने चाहिए। तो ये है कि आप यहीं पे पूछो, जितना पूछना चाहते हो, एक टॉपिक 10 बार पूछो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपके वो एफर्ट्स दिखने चाहिए मुझे, क्योंकि रीजन बीइंग ए फैकल्टी, मेरे पार्ट पे जो भी एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो 100% मैं देने वाला हूँ। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो आप 100% आप मुझे दो, क्योंकि रीजन बीइंग हम दोनों के कोऑर्डिनेशन से और कोऑपरेशन से ही एग्जाम क्लियर होगा, और तभी नो डाउट आप एक सक्सेसफुल, नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट आप फ्यूचर में बनने वाले। तो हर लेवल पे, हर सब्जेक्ट में आपका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना जरूरी है, ये आपको समझना है। और क्लास में यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं यदि पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ तो सामने क्या सामने वाला सोच रहा है। आंसर इज नो, क्योंकि आप सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसका मतलब है वो आपका क्वेरी है। तो ध्यान रखना, और भी किसी का भी हो सकता है, तो एटलीस्ट आपको वो हिम्मत करना है, वो हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इफ यू रियली वांट टू गेट द बेस्ट। तो आपको बेस्ट चाहिए लाइफ में, तो आपको बेस्ट देना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडी। स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए? तो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया, और वो स्टडी का अप्रोच वही रहेगा कि हम यूनिट वाइज करते जाएंगे, उसके बाद वो टेस्ट रहेगा। एंड प्लीज आप लोग प्रैक्टिस घर पे भी करना, क्योंकि सिर्फ क्लास से काम नहीं चलने वाला है। हर यूनिट की प्रैक्टिस आपको घर में भी साथ के साथ आपको करना जरूरी है, ये ध्यान रहे, और धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, and the name of the chapter here we have Indian Contract Act 1872। तो अब हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं। क्लास में सफोकेशन तो नहीं है, यदि लग रहे गर्मी तो फिर पीछे वाला भी एसी ऑन करवा सकते हैं। ठीक ठीक है। तो गाइस पहला चैप्टर, और इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोग नो डाउट टोटल यहाँ पे जो यूनिट्स पढ़ेंगे, तो उसमें से मैं यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं। यूनिट नंबर 1 जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे नो डाउट जो टर्म है, 3 वर्ड लिखा हुआ है, एक है इंडियन, एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, और एक वर्ड है आपका एक्ट। इन तीनों वर्ड के बारे में हमें पहले समझना है, क्योंकि रीजन बीइंग अंटिल जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं समझ में आएगा, देन वी विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट, तो हम उसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक्ट के बारे में तो पता है, एक्ट क्या होता है? एनीवन? यस, एक्ट क्या होता है? एक्ट इट्स ए पार्ट ऑफ द लॉ। तो लॉ एक वाइडर टर्म है और एक्ट एक नैरोअर टर्म है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट है वो लॉ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो लॉ होता क्या है कि सर बेसिकली जो कायदे और कानून होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही नो डाउट एक टर्म रखा गया जिसको लॉ नाम देते हैं। और जब वो पर्टिकुलर कायदा और कानून लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव हो जाते हैं और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते तो वो क्या बन जाता है? हमारे लिए एक्ट बन जाता है।
तो आज जब हम लोग एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ लॉ, एंड वो एक्ट बना कैसे हमारे देश में, वो बनता है आपका पार्लियामेंट में, दैट इज अ लोकसभा एंड राज्यसभा. वी नीड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द लोकसभा, वी नीड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा, एंड देयर आफ्टर सिग्नेचर और कंसेंट और एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी देयर. ये है आपका सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाने का तरीका. अब मेरा एक क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है? तो लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस. इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ये बात हमेशा ध्यान रखना. और प्रेसिडेंट जिसको हम इवन बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम लोग प्रेसिडेंट को भी यहां पे इस तरीके से कंसिडर करते हैं. और पार्लियामेंट को और आपका प्रेसिडेंट को मिला दिया जाए तो हम उसको नाम क्या देते हैं? लेजिस्लेचर. क्या नाम देते हैं? तो जो लॉ बनाता है उसको नाम क्या देंगे आज से? लेजिस्लेचर. क्या नाम देंगे आज से? यस, ये ध्यान रखना. अच्छा, जो लॉ बनाया गया, क्या वो लॉ सिर्फ पेपर में ही रहेगा, उसको इंप्लीमेंट लागू भी करना पड़ेगा? तो बताओ, लागू करने के लिए जो अथॉरिटीज को क्या नाम देते हैं? तो क्या नाम देते हैं? एग्जीक्यूटिव. और अब तीसरा एक और अथॉरिटी है जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग? जुडिशरी. थर्ड अथॉरिटी है जुडिशरी. तो हमारे देश में ये तीन अथॉरिटी है, और एक है जो लॉ बनाता है, एक है जो लॉ इंप्लीमेंट करता है, और एक है जब कभी भी कोई भी लॉ पे कोई आपको लगता है कि सर वो सही नहीं बनाया गया, या फिर आपको लॉ वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो गया उसको रिजॉल्व करना है, किसी ने भी लॉ का वॉयलेशन किया उसको पनिश करना है, तो हम नाम क्या देते हैं उसमें? जुडिशरी. एंड हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना. तो गाइस, लेकिन ये लॉ ध्यान रखना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, क्योंकि आप ईयर देख सकते हैं, क्या लिखा आपका? यस. तो मेड बाय द ब्रिटिशर्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना. लेकिन आज हमारे देश में कोई भी लॉ होगा तो क्या वो ब्रिटिशर्स बनाएगा? नहीं, क्योंकि वी हैव अ कंप्लीट फ्रीडम, एंड वी हैव अ फ्रीडम in respect of, we can say, the making the rules and regulations act etc. but why? क्योंकि हमारे देश का अब खुद का एक संविधान है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसीलिए हमारे देश को चलाना कैसे है, तो नो डाउट हम उस देश को चलाने के लिए लॉ खुद बनाएंगे और किसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना. और ये बात नो डाउट आज़ादी से नहीं, वो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने बनाया था, तो हम एक्चुअली वहाँ से कंसिडर करते हैं. और शायद इसीलिए हम लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, दो ऐसे फेस्टिवल हैं बेसिकली जो सबके लिए समान है, एंड वो है आपका बेसिकली 15th of August एंड व्हाट अबाउट द सेकंड 26. तो इट्स बेसिकली द फेस्टिवल फॉर द नेशन. लॉजिकली देखो, एक देश का आज़ाद होना वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है अपने आप में. एक देश में कानून व्यवस्था को बनाना, उसको चलाना, वो भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये ध्यान रखना. सो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो उस पर्टिकुलर डे पे नो डाउट कोई किसी कास्ट, कोई रिलीजन का नहीं होता है, वो उस देश, उस पर्टिकुलर डे पे वो एक इंडियन होता है, एंड वो एक नेशनल नो डाउट रिप्रेजेंट करता है अपने नेशन को. तो ये हमेशा ध्यान रखना. तो यूनिट 1 में जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन किसके लिए बनाया था? इंडिया के लिए. तो इसीलिए एक बात हो, तो इंडिया के लिए बनाने का मतलब है जो लोग हमारे देश में थे, तो क्या बोल सकते हैं? इंडियन के लिए. तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ फर्स्ट वर्ड, क्या लिखा हुआ है? इंडियन. क्या बोला गया यहाँ पे? यस, मतलब हम सभी लोगों के लिए. नंबर 2, क्या बनाया गया था? एक लॉ बनाया था, और जब लॉ अप्रूव्ड होता है तो उसका पहला सेगमेंट, पहला पार्ट होता है एक्ट. तो इसलिए क्या रखा गया यहाँ पे? एक्ट रखा गया. जिस ईयर में वो कानून बनाया जाएगा तो हमेशा वो ईयर उस लॉ के साथ नजर आएगा. तो इसका मतलब है यहाँ पे ईयर क्या लिखा आपका? 1872. हाँ, वो बात अलग है कि उस ईयर में भी एक पर्टिकुलर मंथ होगा, और उस मंथ में भी एक डेट होगा जिस दिन ये एक्ट हमारे ऊपर लागू हुआ होगा. तो वो अभी लिखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे. तो वो कब बनाया गया? तो ईयर आ गया हमारे लिए, इट्स 1872. क्या बनाया गया? एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया. तो जब वो अप्रूव्ड हो गया तो हमने नाम क्या दिया उसको? एक्ट. और किसके लिए बनाया गया? इंडियन के लिए. किसके लिए बनाया? लेकिन बनाने वाले जो लोग थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स. बस ये ध्यान रखना.
तो मेड बाय द ब्रिटिशर्स बट फॉर इंडिया, मेड बाय द ब्रिटिशर फॉर इंडिया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस। तो अब सबसे पहले मैं यहां पे यदि बात करूं स्पेसिफिकली, तो एक सबसे पहले टर्म मैंने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फिर से यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जनरल टर्म्स की बात कर रहे थे लॉ से रिलेटेड। गाइस, कोई भी एक्ट आप पढ़ोगे, हर एक्ट की शुरुआत हमेशा सेक्शन नंबर 1 से होगा, विद सेक्शन 1। और सेक्शन 1 हम लोग अब किसका पढ़ने वाले? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू राइट हियर। आप सबको भी लिखना है, और हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 1 ऑफ ICA 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग सेक्शन 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यू जस्ट डू वन थिंग, इसको अब आपको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। यस, यहां पे हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सेक्शन 1 में पहला जो वर्ड लिखा होता है हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। नंबर 2 दूसरा जो वर्ड होता है तो कमेंसमेंट। नंबर 3 जो वर्ड होता है गैस, एक्सटेंट। ये 3 शब्द आपको यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पहले सेक्शन में। तो शॉर्ट टाइटल इज नथिंग, इट्स नेम ऑफ द एक्ट। इसका मतलब क्या है? नेम ऑफ द एक्ट। नंबर 2 कमेंसमेंट का होता है मतलब इफेक्टिव डेट। यस, इफेक्टिव डेट, इसका मतलब है दैट इज अ डेट ऑन एंड फ्रॉम विच the act become applicable. Next, extent. So that is all about the area of, yes, और यहां जो एरिया है वो ज्योग्राफिकल है, तो इसको इवन नाम देते हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो गाइस, सबसे पहले नाम इस एक्ट का रखा गया जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये आपका हमारे देश में हम सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हुआ फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। और ये हम लोग बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, तो इसमें आएगा होल ऑफ इंडिया। तो पहले ये 3 बातें आप लोग लिख लो यहां पे, एंड देन उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले। सो फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, एंड देन वी हैव व्हाट अबाउट द वर्ड, इट्स होल ऑफ इंडिया। तो गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला सेक्शन है फर्स्ट, तो वो सेक्शन हम लोगों से 3 अलग अलग टर्म्स की बात करते हैं। टर्म नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, टर्म नंबर 2 कमेंसमेंट, टर्म नंबर 3 यस सर, शॉर्ट टाइटल का मतलब है उस एक्ट के नेम की बात कर रहे। तो एक्ट का नाम क्या रखा गया आपका? इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा टर्म कमेंसमेंट। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को लागू करना। तो इसका मतलब है ये लॉ जब बनाया गया तो फिर एक डेट फिक्स करना जरूरी था कि सर ये किस दिन से हमारे ऊपर क्या होगा, लागू होगा। तो वो डे क्या आ गया आपका बेसिकली 1 सितंबर। एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, ये 1 सितंबर को भी लागू हुआ था,
क्योंकि वर्ड लिखा है ऑन एंड फ्रॉम, तो इसलिए 1 सितंबर से ही अप्लाई हो गया। ये नहीं बोला कि सर सेकंड से स्टार्ट हुआ, आंसर इज नो। तो द 1 सितंबर इटसेल्फ इंक्लूडेड ओवर देयर, तो 1 सितंबर को यहां पे इंक्लूड करना है आपको। तीसरा पॉइंट और थर्ड सेगमेंट था आपका इट्स एक्सटेंट। देखो एक्चुअली अब आपको नॉर्मली बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा दिखने के लिए मिल सकता है कि हमारे देश में भी कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो पर्टिकुलर किसी स्टेट पे ऐसा हो कि ना अप्लाई हो। एक पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था और आज भी है, जो अब स्टेट नहीं है बट वो यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत सारे लॉज पहले क्या होते थे, अप्लाई नहीं होते थे। और वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 370, और आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को हम एक स्पेशल स्टेटस देते थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लॉस क्या होते थे वहां पे अप्लाई नहीं। लेकिन अब 2019 में जो अभी एट प्रेजेंट हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने उस आर्टिकल 370 में जो स्पेशल प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर का, आर्टिकल 370 में उसको एबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। और खत्म होते ही जम्मू एंड कश्मीर जैसे अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी अब कंसिडर, यस आई होप समझ में आ गया। तो इसीलिए अब हर एक्ट में हमेशा वर्ड क्या नजर आएगा, होल ऑफ इंडिया। क्या वर्ड आएगा, होल ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? हाँ, यदि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने लॉ बनाते टाइम यदि किसी स्टेट के लिए बोला कि सर ये लॉ स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा, तभी ऐसा होगा, वहां पे नहीं होगा। लेकिन आज हम एजम्पशन लेके चलेंगे आज के बाद, तो क्या एजम्पशन आएगा कि दैट इज होल ऑफ इंडिया। और ये होल ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। तो पहले ये बताओ कि इसके जो स्टेटमेंट मैंने वो पूरा ऊपर लिखा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या ये टर्म समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को अभी होल्ड करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ेंगे अभी, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही हमारा उसी पे, तो इसलिए हम उस वर्ड के बारे में यहाँ पे समझने वाले। तो गाइस अब एक बात यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 1 की बात की। अब कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जहां पे आपने नोट किया था वहां पे नीचे लिख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट नोट। अब इसके नीचे लिखना आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is a part of commercial oblique business laws. Number 2, Indian Contract Act 1872 is a general law. Number 3, Indian Contract Act 1872 will affect everybody. तो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, और पहला ये कि ये आज से किसका पार्ट है, कमर्शियल और बिजनेस लॉ का, और ये किस नेचर का लॉ है, और ये किसको अफेक्ट करने वाले हैं, यस। तो इसका मतलब इसके जो इम्पैक्ट की बात करें, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करेगा, ये जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उन सब के ऊपर ये क्या होगा, ये लॉ यस एप्लीकेबल होगा। तो इट अफेक्ट एवरीबडी के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, और अल्टीमेटली उससे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आप समझाना पड़ेगा, तब वो एग्जांपल हमें समझ में आएगा कि कैसे हम सभी लोगों को वो क्या करता है, अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एंड विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, एंड देन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द प्रोविजन कि एवरीबडी वर्ड जो है वो कैसे हम लोग नो डाउट कंसिडर करने वाले हैं, और हम सब के ऊपर ये इस लॉ का इंपैक्ट कैसे डे टू डे लाइफ में होने वाले। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म
एंड अब हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की इंटरप्रिटेशन करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है यहाँ पे अब डेफिनेशन की भी शुरुआत यहाँ पे करने वालों। सो गाइस, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डिनरी मैनर में, सो डेफिनेशन ऑब्लिक यू कैन से द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों लिखूंगा, सेक्शन 2 में डेफिनेशन और उसके एक इंटरप्रिटेशन। एक बात अब यहां पे समझना है आप लोगों को, कोई भी आप लॉ पढ़ोगे, जब भी वर्ड डेफिनेशन आएगा तो समझ लेना उस एक्ट में, उस सेक्शन 2 में होने वाला है। विच वन? सेक्शन नंबर 2। आज के बाद आप चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ो, या फिर कंपनीज एक्ट पढ़ो, या फिर LLP, हर जगह पे आपको सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन मिलेगा। और सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होता है हम उसको बोलते हैं जनरल और ऑर्डिनरी डेफिनेशन। लेकिन यदि किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 के अलावा कहीं और डेफिनेशन मिल गया तो वो स्पेशल बन जाएगा, ध्यान रखना। तो विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अभी क्या मान के चल रहे हैं कि सर सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशंस होते हैं वो सब के सब क्या होंगे? आपके ऑर्डिनरी और जनरल डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 डील्स विद द ऑर्डिनरी और जनरल डेफिनेशन। सो गाइज, पहले सेक्शन 2 में क्या लिखा है उसके बारे में, और उसके बाद उसकी पूरी कहानी, इंटरप्रिटेशन क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, एंड यहां पे लिखना आपका एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस, एज पर सेक्शन क्या है यहाँ पे? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर यस H। और सेक्शन 2 में 2 के बाद हमें क्या पढ़ना है? सबसेक्शन या क्लॉज? इट्स ऑलवेज क्लॉज, कभी इसको यहाँ पे सबसेक्शन मत पढ़ना। और ये बात मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताया था क्या क्या होता है बेसिकली। अभी आप सबको याद रखना है कि आप सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जाम में आपको सेक्शन के साथ यदि क्लॉज याद नहीं रहता है तो गलत मत लिखना। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है? सिर्फ सेक्शन 2। सर यदि वो भी याद नहीं है तो फिर एज पर द रेलेवेंट सेक्शन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज पर द एप्लीकेबल सेक्शन, और या फिर एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ आपके नो डाउट रामबाण इलाज है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बट गलत आपको सेक्शन नहीं लिखना है। अच्छा, ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे, टोटल 6 यूनिट में जो हम स्टार्ट हमने कर दिया, आगाज हो चुका है, ये 22 नंबर का चैप्टर है मिनिमम। आउट ऑफ 60 आपके 22 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है आपका? यस, आप इमेजिन करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क्स का। तो क्या ये चैप्टर छोड़ना चाहिए या फिर इसके एक एक टर्म्स को पढ़ लेना चाहिए? तो सर हमें पास होने के लिए 40 चाहिए, 40 मार्क्स, एंड 40 में से 22 मार्क्स आपका यही चैप्टर देगा, इमेजिन करो। तो इसका मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के तो नो डाउट हर तरीके से, चाहे उसके क्वेश्चंस हो, उसके प्रोविजंस हो, कुछ भी हो, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सिंपल। तो सारे चैप्टर पढ़ने, क्योंकि रीजन बिंग, लेकिन मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो अगले 1.5 महीने तक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही चलता रहेगा, ये भी ध्यान रखना। इट्स अराउंड यू कैन से द मोर देन 16 to 18 लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लगेंगे। और बीच बीच में आप वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते 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 क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको उस फ्रस्ट्रेशन को रोकने का एक तरीका मैंने बताया कि हर बार जितनी बार ये फ्रस्ट्रेशन आए तो इंस्टेंट इमीडिएटली अपने स्टेट ऑफ माइंड में इमीडिएटली सोचना है कि सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? 22। आपकी फ्रस्ट्रेशन वही खत्म हो जानी है, क्योंकि 22 नंबर बहुत बड़ा परसेंटेज है। और नो डाउट यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो 22 का मतलब 22 पूरे आ सकते हैं। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह वो आपके हाथों में, वो आप कितना करते हो या नहीं करते हो। हाँ, बाकी लॉ के जो प्रोविजंस है वो मेरे हाथ में, वो आपको सिखाना, और सीखने के बाद वहां पे फिर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H में पहले लॉ मेकर ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को
किस तरीके से डिफाइंड किया, अब हम जरा उसको पढ़ते हैं। और फिर एक आम आदमी को, जिसको मैं बोलता हूं मैंगो पीपल, तो उसको यदि हम समझाएंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है तो उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अच्छा ये बताओ, क्या लॉ पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं या फिर अप्रूव होते हैं? अप्रूव। तो बनाते कौन है? एक्सपर्ट। बनाते कौन है? यस। और पढ़ने वाले आप लोग कल फ्यूचर में सीए बनने के बाद यू विल ऑल्सो बिकम एक्सपर्ट और नॉट? एज्यूम कर लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते एक्सपर्ट बन जाओगे। तो बनाया एक्सपर्ट ने और समझ में भी आपको आएगा। आम जनता के लिए नो डाउट ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको लॉ समझ नहीं आ सकता है। तो लॉ एक्चुअली इट्स ए लैंग्वेज, एंड इस लैंग्वेज को समझने के लिए ना टैलेंट होना चाहिए, और उसके लिए नो डाउट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स आप लोग लगा रहे हो। तो मैंगो पीपल को आप लोग सर्विस दोगे, और सर्विस कोई फ्री में तो देगा नहीं। कोई आप में से ऐसा है कि जो सीए इसलिए बन रहा है क्योंकि आपको नो डाउट एक एनजीओ खोलना है ऐसा आप में से कोई? यदि है तो नाम आप बता दो, तो मैं नो डाउट उसको सुनहरे अक्षरों में लिखवा के बाहर चिपका दूंगा, क्योंकि कोई ऐसा हो नहीं सकता है कि जो पढ़ाई इसलिए कर रहा हो कि सर नो डाउट हमें कल सोशल सर्विस देना है। हाँ, आप अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो ड्रीम है, उसको पूरा करने के बाद यदि आपके पास स्टिल एबिलिटी है तो उसके बाद आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल और वो करना भी चाहिए, सिंपल। तो बट ये नहीं है कि कोई ये सोच के चलता हो हमें सीए बनना है और बनने के बाद जितनी भी कंपनीज हैं हम उसको सोशल सर्विस देने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, वैसे भी जब हम कॉर्पोरेट्स की और अदर की बात करते हैं, फ्री की सर्विस ना उसकी कोई औकात नहीं होती है, क्योंकि उसको कोई कंसिडर नहीं करता। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो इसका मतलब हमें अपने सर्विस का प्राइस लेना बहुत ज़रूरी है, ये बात हमेशा अप्लाई होता है सबके लिए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द टर्म, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज नंबर एच में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट enforceable by law, and the term law itself also include court. Enforceable by law. क्या ये स्टेटमेंट आप में से किसी को वैसे समझ में आए? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या समझ में आया वैसे? एनीवन? देन आई विल डेफिनेटली गिव द डिटेल इंटरप्रिटेशन। लेकिन पहले ये बताओ, क्या आपको लगता है बीइंग अ लेमैन पर्सन आप इसका मतलब क्या बोल सकते हो? बीइंग अ लेमैन पर्सन, एनीवन? यस प्लीज। ओके, यस। बट ये ऑफर एक्सेप्टेंस तो लिखा है ही नहीं यहाँ पे। ओके, अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होते हैं। हाँ, यस प्लीज, आप में से कोई इधर। ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, यस प्लीज। ओके, चलो अब इस पे वन बाय वन जो डिटेल है वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले मेरे क्वेश्चन है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में दो वर्ड है? नंबर वन एग्रीमेंट, व्हाट अबाउट द सेकंड वर्ड? यस। एंड व्हाट वी हैव टू डू, इन्हीं दो वर्ड की इंटरप्रिटेशन करनी है बस। नंबर वन एग्रीमेंट, नंबर टू यस एग्रीमेंट वर्ड ऑब्टेन फ्रॉम द वर्ड एग्री, और एग्री का मतलब है दो लोगों की आपसी सहमति। लेकिन दो लोगों की आपसी सहमति किस पॉइंट से? कि सर दो लोग आपस में एक साथ एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, एक एक्टिविटी करना चाहते हैं, और उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या हुआ, आपस में समझौता हुआ है, आपस में नो डाउट म्यूचुअल कंसेंट। तो दैट्स वाई दोनों ने क्या किया, आपस में मिलकर एक सहमति बनाई, और उसी सहमति को नाम क्या करते हैं, एग्री बोलते हैं। और एग्री वर्ड से ही क्या लिया गया, एग्रीमेंट लिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जो आपका और आपका आंसर था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उस पर भी आऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। डेफिनेटली 100% ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विल बी देयर, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप सब गलत नहीं है, लेकिन आपको वो क्या करना है, वो पूरा चेंज समझना है
क्योंकि रीजन मीइंग हम डायरेक्टली बोलेंगे सर एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो वो इनकम्प्लीट बनता है। तो हमें वो क्या करना है, पूरा चेन पढ़ना है। तो उस पूरे चेन के लिए मैं सबसे पहले टॉप जो चेन है वो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चेन में सबसे टॉप में आता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके नीचे आता है एग्रीमेंट, उसके नीचे आता है एक्सेप्टेंस एंड उसके नीचे आता है ऑफर। ये पूरा चेन है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे और उसके स्टेप की मैं बात करूंगा, तो पहला स्टेप होता है ऑफर, स्टेप नंबर 2 होता है आपका एक्सेप्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस प्रॉमिस क्रिएट होता है, तो वो स्टेप 3 बन जाता है अपने आप, और उसी प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वो स्टेप 4 आता है, और एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो दैट इज सेट टू बी इक्वल टू द नेक्स्ट लेवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब हमें क्या करना है, वो चेन हमें समझना है, और उस चेन को समझने के लिए हमें एक एक डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। और सबसे टॉप में जो आपका टर्म आ रहा है हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड 2 शब्दों को मिला के बनाया गया। एक वर्ड रखा गया एग्रीमेंट, नंबर 2 क्या वर्ड रखा गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या आपसे यदि कोई इक्वेशन बोलते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। इक्वेशन बन गया एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। सर एग्रीमेंट क्या होता है, विल डिस्कस। एनफोर्सेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या, वो यहां पे समझना जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, एग्रीमेंट जब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे लिए एनफोर्सेबिलिटी वर्ड पहले समझना जरूरी है। यस, एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट द एनफोर्सेबिलिटी? यस, एनीवन? सुना आप लोगों ने? अच्छा, एनफोर्स वर्ड नहीं सुना आप में से किसी भी नहीं? वो फोर्स होता है, दैट इज एनफोर्स। देखो, एनफोर्स वर्ड का मतलब होता है कि जो आपने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और आप यदि उसको फुलफिल नहीं करोगे तो हम उसको फुलफिल करवाने के लिए इवन कोर्ट तक जा सकते। तो एनफोर्स का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, एंड इफ यू फेल्स टू इंप्लीमेंट देन विल डेफिनेटली फाइल ए सूट बिफोर द कोर्ट। तो इसका मतलब है कि अब आपने जो प्रॉमिस किए तो उस प्रॉमिस से आप पीछे नहीं हट सकते, और उस प्रॉमिस को आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और वो फुलफिल जो आप करने वाले तो डेफिनेटली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ तो है ही, और यदि आप नहीं करोगे तो फिर स्टिल आई कैन टेक एन एक्शन, एंड कोर्ट भी वहां पे क्या करेगा, डायरेक्शन देगा क्या करने के लिए, उसको इन्फोर्स, दैट इज उसको लागू करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। जैसे मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो मैंने किसी को 10 लाख रुपीज दिए फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रग्स। सुनना मेरी बात, आई हैव गिवन हाउ मच अमाउंट, 10 लाख, फॉर व्हाट पर्पज, सप्लाई ऑफ ड्रग्स। अब पेमेंट मैंने कर दी बट उसने ड्रग्स सप्लाई नहीं किया, वेदर आई कैन इन्फोर्स इट? आंसर इज नो। क्या कोर्ट डायरेक्शन देगा, नहीं तुझे ड्रग्स सप्लाई करना पड़ेगा, इज इट पॉसिबल? नो। बट आई हैव गिवन ए 10 लाख रुपीज फॉर परचेज ऑफ द कार, एंड अब सामने वाले ने कार मुझे डिलीवर नहीं किया, नाउ आई कैन इन्फोर्स इट और नॉट? वेदर आई कैन अप्रोच टू द कोर्ट, एंड क्या कोर्ट कहेगा भाई देख या तो तू पैसा वापस कर और या फिर तुझे कार डिलीवर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बताओ, क्या सिचुएशन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी भी डिपेंड करता है या नहीं? और वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी पे, नेचर ऑफ एक्टिविटी। बट मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ, क्या ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जो हमने नो डाउट आपस में म्यूचुअल कंसेंट किया, क्या वो भी तो एक एग्रीमेंट है? कार के लिए भी जो हमने नो डाउट म्यूचुअल कंसेंट की बात की वो भी क्या है? लेकिन क्या दोनों एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं। तो क्या आज के बाद आप बोलोगे कि सर ऑल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय द लॉ एंड दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज एग्रीमेंट, क्योंकि वो एनफोर्सेबल हुआ तभी वो क्या बना है, कॉन्ट्रैक्ट। यदि वो एनफोर्सेबल नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट तो है बट उसको क्या नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? थिंक अबाउट इट। तो सिंपल है कि सर किसी भी एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो।
और इन्फोर्सेबल बाय लॉ का सिंपल मतलब है कि समथिंग विच वी कैन इंप्लीमेंट इवन थ्रू द कोर्ट, कि हम कोर्ट जा सकते हैं उसको लागू करवाने के लिए, और कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि सर वो आपको नो डाउट लागू करना पड़ेगा, मतलब फुलफिल करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. पहले ये टर्म समझ में आ गया. इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन प्लीज फील फ्री टू आस्क. एनफोर्सिबिलिटी सबको समझ में आ गया. तो एनफोर्सिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं लागू करना, और इंग्लिश में बोलते हैं इंप्लीमेंट करना. और वो इंप्लीमेंटेबल किसके थ्रू होना चाहिए? लॉ के थ्रू. एंड लॉ इटसेल्फ इंक्लूड अ कोर्ट. क्योंकि एक बात बताओ, पूरे लीगल सिस्टम में जुडिशरी पार्ट है ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये बताओ, जुडिशरी कोई भी काम करता है, कोई भी डिसीजन देता है, तो क्या वो डिसीजन भी अपने आप में लॉ बन जाता है? नहीं बन जाता है. यस, क्योंकि द टर्म लॉ इंक्लूड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड ऑर्डर. तो ऑर्डर विल ऑल्सो बी देयर. इज इट क्लियर? ये बात ध्यान रखना. तो अब यहां पे वो सारे स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं वो लिखाऊंगा भी कि सर एग्रीमेंट, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना जरूरी है. किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए. और दैट्स व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज एग्रीमेंट. बट व्हाई? क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट है, और इन्फोर्स होगा तभी वो क्या बनेगा? यस. ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब दूसरी कहानी पे आते हैं, और वो वर्ड क्या? एग्रीमेंट. तो क्या ये दो वर्ड में से एक वर्ड हमारा क्लियर हो गया यहां पे? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द डिटेल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन. तो यहां पे अब आप लोगों को नोट करना है, और यहां पे लिखना है आपको interpretation of the word contract. तो अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को यहां पे क्या करते हैं? उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले. सो हियर वी हैव the provisions. all of you just यहां पे स्टार्ट करना है आपको. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट. उसके बाद इसको दो पार्ट में, एग्रीमेंट विच, अब इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करना, विच क्रिएट्स and defines. Which creates and defines. ऐड करते हैं इस दोनों टर्म को, और नीचे लिखना आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस between the parties. Next, इसके नीचे if such obligations implementable oblique enforceable by law oblique courts, comma, it is said to be contract. So पहले आपको इसको नोट करना है, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, एंड फिर उसके बाद वापस यहां पढ़ेंगे. कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कर नहीं, क्योंकि इन्फोर्स हो नहीं सकते. यदि इन्फोर्स करने के लिए गया तो पहले कहेंगे तू ही आ इधर, उससे तो बाद में निपट लेंगे, पहले तेरी बारी है. तो गाइज अब यहां पे
एग्रीमेंट में दो वर्ड आ गए, एक हो गया क्रिएट्स एंड दूसरा वर्ड आया डिफाइंस। बट वो एग्रीमेंट क्रिएट्स और डिफाइंड किसको कर रहा है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो आई हैव अ क्वेश्चन, क्रिएट्स एंड डिफाइंस का मतलब क्या होता है? क्रिएट मीन्स टू जनरेट समथिंग, किसी चीज को जनरेट करना, एंड उसके बाद डिफाइंस का मतलब है दोनों पार्टी में उसको बांटना। जैसे एक बात बताओ, क्रिएट मीन्स हमारे राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या है, फिर उसके बाद उसमें आपका क्या राइट है, आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, मेरे क्या राइट्स है, मेरे क्या ऑब्लिगेशन है, उसको क्लियर करना। तो क्लियर करने का मतलब उसको डिफाइन करना। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल एंड देन उसके बाद हम इस पूरे टर्म्स को उसके थ्रू समझते हैं। तो और साथ में एग्रीमेंट वर्ड भी आपको समझ में आएगा यहां पे साथ के साथ ही। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल सेगमेंट। तो आप सब लोग भी एग्जांपल नोट करना। तो गाइज ये एग्जांपल आज की क्लास का ये एग्जांपल नंबर 1 है। सो मान लो यहां पे एक पर्सन आपका मिस्टर एक्स, और ये है गाइज ओनर ऑफ मारुति कार। देयर इज अ पर्सन वाई। एक्स ने यहां से ऑफर दिया टू सेल हिज कार एट द रेट ऑफ ₹5 लाख, और वाई ने यहां से रिप्लाई दिया कि दैट आई एम रेडी टू परचेज। तो दैट इज एक्सेप्टेड द ऑफर। सो आई हैव अ क्वेश्चन, क्या इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया? तो एक बात बताओ, ऑफर कितने अमाउंट का था, एंड देन उसके बाद क्या ये रेडी हो गया? इसका मतलब क्या इसने अपनी सहमति दे दी? तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ये बताओ क्या दोनों पार्टी कार को खरीदने और बेचने के लिए एग्री है? तो एक सेल करने के लिए एग्री है, तो दूसरा परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बताओ जब दोनों ही एग्री हो गए तो ये बताओ क्या एग्रीमेंट हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट पार्ट, अभी मैंने बोला था क्रिएट्स एंड डिफाइंस। तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात बताओ, इस पूरे सेगमेंट में यदि हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ राइट एंड यू कैन से द ऑब्लिगेशन, कोई बता सकता है यहां पे राइट और ऑब्लिगेशन क्या क्रिएट हुआ है? एनीवन? तो गाइज यहां पे राइट एंड ऑब्लिगेशन में एक तो क्रिएट हुआ आपका डिलीवरी ऑफ कार, और एक हुआ आपका पेमेंट ऑफ रुपीज हाउ मच, ये होगी। और इसको दूसरे सेगमेंट से, तो अब यहां पे एक तरह से बोला जाए तो क्या एक पेमेंट और एक कार, दिस विल बिकम व्हाट, आइदर राइट और ऑब्लिगेशन, यस और नो? तो एक पार्टी के लिए राइट होगा, दूसरे के लिए क्या होगा? अब मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, बट पहले मैंने क्रिएट किए। तो दो चीजें यहां पे क्रिएट हुई हैं, एक हुआ डिलीवरी ऑफ द कार के रिगार्डिंग और एक हुआ पेमेंट। अच्छा, पेमेंट करना हो या फिर पेमेंट रिसीव करना हो, तो इसका मतलब आप वो डिफाइन करेंगे। कार डिलीवर करना हो या फिर डिलीवरी लेना हो, तो वो भी अभी डिफाइन करेंगे कि मतलब किसको कार डिलीवर करना है और किसको डिलीवरी लेनी है, किसको पेमेंट करना है और किसको पेमेंट, तो इसका मतलब अभी वो क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। लेकिन ये बताओ क्या ये राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया ना, यस और नो? तो आप क्या डे टू डे लाइफ में किसी भी शॉप में जाते हो तो बताओ क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट होता नहीं होता है? एंड फिर क्रिएट होने के बाद क्या होगा, वो डिफाइन कि किसके क्या राइट्स हैं और किसके क्या ऑब्लिगेशन। लेट्स स्टार्ट विद द सेगमेंट। तो अब मैं यहां पे पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं। सो फर्स्ट एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट राइट ऑफ पार्टीज, दैट इज एक्स और वाई। आई हैव अ क्वेश्चन, अब डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब राइट्स को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू इस एग्जाम्पल में
सबसे पहले ये बताओ, मिस्टर एक्स के राइट की बात करते हैं। एक्स का राइट क्या है? एनीवन? ये बताओ, ओनर कौन था? एक्स। तो इसका मतलब सेल वो कह रहा था, तो इसका मतलब है डोंट यू थिंक वो जब कार सेल करेगा उसके लिए पेमेंट रिसीव करेगा? तो आई हैव अ क्वेश्चन, क्या पेमेंट रिसीव करना दैट इज योर राइट और ऑब्लिगेशन? इट्स राइट। तो वेदर वी कैन से टू गेट द पेमेंट फ्रॉम द वाई, यस और नो? ऑफ हाउ मच अमाउंट? 5 लाख। तो यू कैन सी, तो यहां पे लिख सकते हैं, सो एक्स हैविंग राइट टू रिसीव the payment of rupees 5 lakh from Mr. Y. Is it clear for all of you? तो क्या अब ये बताओ, क्या x का राइट डिफाइंड हो गया? नाउ वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट। इन द सेम मैनर आई एम टॉकिंग अबाउट द y। तो बताओ y का अब यहां पे राइट क्या होगा? टू गेट द डिलीवरी ऑफ कार। तो इसका मतलब है हैविंग राइट टू गेट द डिलीवरी ऑफ कार फ्रॉम मिस्टर, you can say the X. Is it clear for everyone? Now let's start with the next point. So I'm talking about the obligation. So obligation of parties. Again हम इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. So according to all of you, so let's start with the obligation of Mr. X. X का obligation क्या होगा? Yes. तो इसका मतलब इसका काम है कार को डिलीवर करना. So to deliver the car. Number 2, I am talking about the Y. Yes, to make the payment. So अब ये बताओ एग्रीमेंट समझ में आ रहा है? तो एग्रीमेंट इज नथिंग, एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. आई हैव अ क्वेश्चन, क्या वो राइट्स और ऑब्लिगेशन, क्या अब एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या वो ऑब्लिगेशन आपका प्रॉमिस है ही नहीं है? यस और नो? ये बताओ एक्स ने प्रॉमिस क्या किए? टू डील. व्हाट अबाउट द वाई? तो क्या बोल सकते एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर्स. मेरा जो प्रॉमिस है वो आपके लिए कंसिडरेशन है और आपका जो प्रॉमिस है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है. अब टेंशन मत लेना, यहां पे एक वर्ड आया कंसिडरेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी में. लेकिन राइट नाउ एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स. नंबर 1 राइट, नंबर 2 और जो ऑब्लिगेशन है, आज से हम उसको एक और नाम दे सकते हैं, प्रॉमिस. क्या बोलेंगे उसको? प्रॉमिस. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सिर्फ ऑब्लिगेशन एक ही हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं? ओनली वन या फिर इवन मोर देन वन? आप मान लो किसी शॉप पे आप कोई जीन्स खरीदने के लिए गए और आपको साथ में वहां पे शर्ट भी पसंद आ गया और एक जीन्स और पसंद आ गया, तो बताओ यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर 3 प्रोडक्ट और नॉट? तो बताओ क्या आपकी ड्यूटी फॉर 1 प्रोडक्ट और फॉर 3? यस. ये बताओ सेलर अगेन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर 3 प्रोडक्ट और नॉट? यस और नो? तो इसका मतलब है प्लीज थिंक अबाउट इट कि प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन एक नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी होगा. तो अब ये बताओ इस पूरे सेगमेंट से क्या बोल सकते हैं? एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. एक्सचेंज ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. सो अच्छा, टाइम पर आपका मनी रिसीव हो जाना. तो देखो जो क्रेडिट पीरियड दिया होगा तो अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंगली, तो अभी टाइम की बात करते हैं, अभी जस्ट वेट फॉर इट. आई हैव अ क्वेश्चन, राइट ऑफ एक्स, जस्ट वेट, 1 मिनट होल्ड करना लाइव पार्टिसिपेंट्स. हाँ, सो आई हैव अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मेरा ये था, वेदर राइट ऑफ एक्स इज सेड टू बी द ऑब्लिगेशन ऑफ वाई और नॉट? Whether the
you can say the right of y is said to be the obligation of x. So whether we can say agreement is all about the exchange of rights and obligation. क्या ये भी बोल सकते हैं? Yes or no? कोई आपसे लेमन तरीके से पूछता है सिंपल वर्ड में कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का, तो आज से वही क्या हो गया, एग्रीमेंट. लेकिन क्या उस एक्सचेंज में कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज विल बी देयर और नॉट? यस, क्योंकि बिना सहमति के हम उसको एग्रीमेंट नहीं बोल सकते. तो एग्रीमेंट के लिए आपसी सहमति का होना जरूरी है, और उस आपसी सहमति से हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. वो सारी पॉइंट्स अभी नीचे लिखाऊंगा, बट उससे पहले एग्रीमेंट यहां तक क्लियर आप लोगों को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट. अब इस कहानी में कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है एग्रीमेंट को, क्योंकि रीजन बीइंग अब एनफोर्सेबिलिटी. तो अब समझना है यहां पे नेक्स्ट. तो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि दोनों के हिसाब से यहां पे लिखने वाले. सो हियर वी हैव फर्स्ट पॉइंट. मान लो फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स delivered the car, but Mr. Y क्या हो जाता है आपका, fails to make the payment. और पेमेंट का मतलब है, सिंपल सी बात है, जो आपका टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था. तो कनिष्क जस्ट वेट फॉर इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है. और अभी तक तो नो डाउट यही टर्म्स में बता रहा हूं. तो अभी देखो, कभी भी कोई भी आप में से क्वेश्चन रेस करता है, पहला पॉइंट, इवन लाइव पार्टिसिपेंट्स भी, जब मैं आप लोगों से पूछूं कहा ये आपको समझ में आ गया, तो इट्स बेटर टू रेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और या फिर टॉपिक खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन रेस करोगे तो ईजी रहेगा. क्यों? क्योंकि कई सारे टर्म्स आपके स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा होगा, वो टॉपिक खत्म होने के बाद वो कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सिंपल. तो ये ध्यान रखना. तो लाइव पार्टिसिपेंट्स अगेन आपको भी ये बात ध्यान रखना है. हाँ, सो अब समझना यहां पे क्या है. सो फेल्स टू मेक द पेमेंट. सो अब ये बताओ, एक्स ने तो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल, तो बताओ क्या उसका राइट था ना पेमेंट लेने का, लेकिन क्या उसको पेमेंट वाई ने किया? नहीं. आई हैव अ क्वेश्चन, ये बताओ, एक्स हैविंग अथॉरिटी और राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द वाई और नॉट? तो इसका मतलब है इन दिस केस Mr. X can take an action against Mr. Y before the court for recovery of how much amount? 5 lakh. Comma, which if allowed by court, the agreement is said to be enforceable. So the agreement is said to be by law, and therefore become contract. Yes. तो मेरा क्वेश्चन है, बीइंग ए पर्सन, आप चाहोगे ओरल एग्रीमेंट करना? अब पहले मेरा भी क्वेश्चन है, आपके लिए बेटर साइड क्या होगा? ओरल करना है, सही रहेगा?
अब मैं बता रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है भाई देखो ऐसा एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी, मतलब हमें पूरी आजादी है हम कैसे करना चाहते हैं। लेकिन फिर यहां पे इसलिए मैंने लिखा है आपका कोर्ट यदि आपको क्या करता है, इफ, इसका मतलब है यू नीड टू प्रूव, इसका मतलब है यदि मैं ओरल करूंगा आई डोंट हैव एनी वैलिड प्रूफ, एविडेंस नहीं होगा। लेकिन यदि मैं उस ओरल में भी एविडेंस कहीं से अरेंज कर लूं तो क्या आई कैन प्रूव इट बिफोर द कोर्ट और नॉट? सर वो क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास हमारे बीच में जो डीलिंग हुआ उसकी रिकॉर्डिंग है, वेदर वी कैन प्रूव इट बिफोर द कोर्ट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये 2-4-5 हज़ार रुपए की डीलिंग नहीं है, 5 लाख की है, तो इसका मतलब है इट्स बेटर टू एंटर इनटू रिटर्न। आई होप समझ में आ रहा है। तो कायदे से रियल लाइफ में जब हम लोग कोई भी डील करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, और यदि उस ट्रांजैक्शन में नो डाउट एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वॉल्व है, और या फिर अमाउंट कुछ भी हो लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न में कोई ना कोई एविडेंस की बात करेंगे। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो आपने फोन खरीदा, तो क्या सेलर से आप बिल लेते नहीं लेते? तो बताओ क्या सेलर वो बिल आपको जनरेट करके देता है? तो बताओ क्या वो बिल अगेन वी हैव अ वैलिड प्रूफ अगेंस्ट द सेलर और नॉट? तो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन तो ओरली हुआ था, लेकिन जब उसने इनवॉइस जनरेट करके दे दिया तो बताओ क्या वो लायबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और कल यदि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हुआ और उसने मुझे दिया था वारंटी, तो बताओ आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द सेलर और नॉट? यस और नो? तो इसका मतलब है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहता है कि आप एग्रीमेंट ओरल मत करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, और एग्रीमेंट एक पढ़ेंगे इंप्लाइड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। विल डिस्कस लेटर ऑन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सारे डेफिनेशन की बात। बट ये बात समझ में आ गई। मुद्दा यह है कि कोर्ट में आप किसी भी मैटर को यदि लेके जाते हैं तो उस मैटर के लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। और यदि प्रूफ और एविडेंस आपके पास है और जो आपके मैटर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ क्या कोर्ट वहां पे आपके मैटर को कंसिडर करेगी? यस और नो? और यदि कोर्ट ने कंसिडर कर दिया तो बताओ डायरेक्शन और ऑर्डर और डिसीजन विल बी देयर ऑफ द कोर्ट और नॉट? कि सर आपके अगेंस्ट ये रहा प्रूफ कि इस पार्टी ने आपको कार डिलीवर किया था, कार डिलीवर किया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, और अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा और या फिर उसकी कार आपको वापस देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसका मतलब है कि हम लोग लागू करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए हम कोर्ट तो जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे कोर्ट चले जाओगे, या फिर देयर शुड बी प्रॉपर एविडेंस? यस, इफ यू डोंट हैव एविडेंस देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव। इसका मतलब आपके पास यदि कोई प्रूफ और एविडेंस नहीं है तो कोर्ट में जाने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, मैटर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर मैटर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर हमारे देश में जो होता है फिर वही करेंगे, फैसला ऑन द स्पॉट। तो इसका मतलब है नो डाउट वो दूसरा कहेंगे कोर्ट ने तो बोल दिया भाई सिंपल है, कुछ नहीं हो सकता, बोला अब लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि रीजन मीन सिचुएशन अब इलीगल एक्टिविटीज पे आप आ जाओगे, तो इसका मतलब आप उसको नो डाउट अफेक्ट कर सकते हैं, उसको मार पीट सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कायदे से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा और आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास वो एविडेंस क्या होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, देखें, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, आप में से कोई आंसर देते हैं। क्या एविडेंस किसी लॉ में लिखा होना चाहिए या फिर एविडेंस हमें सर्च करना पड़ता है? क्या लॉ में एविडेंस मेंशन होता है या फिर हमें एविडेंस सर्च करके ढूंढ के हमें कोर्ट में जमा करना पड़ता है? यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी किसी लॉ में एविडेंस नहीं लिखा होता, क्योंकि रीजन बीइंग एविडेंस डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, डिपेंड ऑन द फैक्ट्स। यस और नो? तो एविडेंस प्लीज याद रखना आज के बाद कि कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो उसमें यह मत बोलना कि सर यहां पे हम क्या कोर्ट में प्रूफ करेंगे, आंसर इज नो। क्योंकि रीजन बीइंग हम लोगों ने नो डाउट बचपन से देखा है, कानून हमारे देश में अंधा होता हो, देखो ना ब्लैक रिबन बना होता है आपका, वो लेडी, तो वो क्यों है? क्योंकि रीजन बीइंग कह रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, जिसका एविडेंस स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, और आपको एविडेंस ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, क्योंकि लॉ में कोई एविडेंस, हाँ लॉ ये कहता है कि एविडेंस ओरल भी हो सकते हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट्री रिटर्न हो सकते हैं, और एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं। अब वो एविडेंस ओरल मतलब विटनेस, आई विटनेस जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री मतलब वो रिटर्न,
एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिकली, इसका मतलब है जो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये सब किसका पार्ट बन जाएगा? इट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आई होप समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भी हमारे देश में लॉ बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, और जिसमें ये बात प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन एविडेंस कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा याद रखना कि सर आपको लॉ नहीं बताता है, कोर्ट हमेशा कहता है कि आप ये सबूत, ये प्रूफ लेके आओ, एविडेंस लेके आओ, आप मैटर आपके फेवर में, लेकिन आपको लेके तो आना पड़ेगा ना। सो तभी तो कोर्ट कैसे बिलीव करेगा कि वो क्राइम आपने नहीं किया? कोर्ट तो कहेगा भाई आपने क्राइम किया है, तो आप मुझे प्रूफ दो, और यदि प्रूफ दिया तो हमें जजमेंट देने में प्रॉब्लम नहीं है, विल डेफिनेटली गिव द ऑर्डर। आई होप समझ में आ गया। तो सर्च करना पड़ेगा, कभी लॉ में एविडेंस नहीं लिखा होता है। क्या यहां पे पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये बताओ क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया नहीं हो गया? यस और नो? क्योंकि रीजन बीइंग वाई ने पेमेंट नहीं किया, तो बताओ अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? और प्रॉमिस किसने किया था, ऑब्लिगेशन किसकी थी? वाई की। तो बताओ क्या अल्टीमेटली एक्स हैविंग अ राइट टू क्लेम 5 लाख रुपीज और नॉट, तो क्या उसका राइट टू क्लेम हो गया नहीं हो गया? और राइट टू क्लेम के लिए इवन वो कहां जा सकता है? कोर्ट। और कोर्ट में यदि उसकी बात एक्सेप्ट हो गई तो बोलेंगे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो बन गई क्या? कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब क्या एक ही पार्टी को राइट मिलेगा या फिर बोथ पार्टीज? तो दूसरे पॉइंट से देखते हैं, अब वाई के एंगल से देखते हैं यहां पे। तो सेकंड सेगमेंट, if Mr. Y paid rupees 5 lakh but not received the delivery of car from whom? From then in that case Mr. Y can file a suit, एक्शन लेने को नाम देते हैं फाइल, सूट फाइल करना, अगेंस्ट Mr. X before the court which if allowed by court और कोर्ट ने अलाउ किया कि दैट इज give the order to whom? To Mr. X for delivery of car, comma, the agreement is said to be enforceable by law and therefore yes, so it becomes कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको? तो गाइस दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट किसी एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि राइट दोनों के, तो इसका मतलब इन्फोर्सेबिलिटी भी क्या एक पार्टी का होगा? बोथ। सो दैट्स व्हाई नो डाउट हमें दोनों के ही एंगल से देखना पड़ेगा। तो फाइनली ये एग्रीमेंट अब क्या बन गया हमारे लिए? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये बताओ क्या जो लॉ मेकर ने सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइंड किया था, क्या वो वर्ड अब समझ में आए? तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में दो वर्ड, पहला वर्ड क्या था, दूसरा वर्ड एनफोर्सेबिलिटी। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है लागू करना और बेसिकली उसको इंप्लीमेंट करना, और एग्रीमेंट का मतलब है राइट्स और ऑब्लिगेशन विच क्रिएट्स एंड डिफाइंस द राइट एंड
ऑब्लिगेशन, एंड द मेन पॉइंट हियर वी हैव ऑब्लिगेशन, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉमिस ऑफ बोथ द पार्टीज। तो दोनों पार्टी का वो क्या है, एक दूसरे के लिए प्रॉमिस है, और यदि वो प्रॉमिस किसी भी पार्टी ने फुलफिल नहीं किया तो उसके खिलाफ क्या होगा, एक्शन, और यदि एक्शन कोर्ट में अलाउ हो गया और यदि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो इसका नाम वो क्या हो गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोर्ट का भी ऑर्डर पार्टी ने नहीं माना फिर तो पनिशेबल, यस एब्सोल्युटली। फिर कोर्ट कहेगा भाई तूने मेरे भी ऑर्डर को नहीं कंसिडर किया, सो दैट्स व्हाई नाउ यू विल बी पनिशेबल। तो डोंट यू थिंक अब आपको वो एक्ट भी करना पड़ेगा और साथ में पनिशमेंट अलग, एक्ट भी करना पड़ेगा और पनिशमेंट अलग देना। तो ये बात आगे। अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी आप पनिशमेंट नहीं पढ़ोगे। अभी आप फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट और एलएलपी को छोड़ के बाकी जो 3 एक्ट है उसमें हम पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इंटर में आओगे और जब आप कंपनीज एक्ट डिटेल पढ़ोगे, अभी भी पढ़ोगे कंपनीज एक्ट, तो फिर वहां पे पनिशमेंट का भी टर्म उस एक्ट में दिखेगा। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी पनिशमेंट आपको करना है, कोई भी आपके ऊपर नो डाउट आप चाहते हो किसी के ऊपर पनिशमेंट इंपोज करवाना, तो उसके लिए एक ही कॉमन लॉ है जिसका नाम है आईपीसी। नाम सुना आप लोगों ने, इंडियन पीनल कोड, नाम सुना है, कि जो बेसिकली अलग अलग केस के लिए क्या करता है, आपका पनिशमेंट की बात करता है। जैसे कोई फ्रॉड करता है, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ वाई ने पेमेंट कर दिया बट एक्स ने कार नहीं दिया, क्या बोल सकते हैं सर फ्रॉड, यस और नो? तो बताओ फ्रॉड का केस फिर कहां से आएगा, आईपीसी। तो वहां से सजा भी मुकर्रर की जाएगी, सजा भी इंपोज किया जाएगा। एक्स ने कार डिलीवर कर दिया, वाई ने पेमेंट नहीं किया, वो डिले पे डिले करते जा रहे थे, बताओ क्या स्टेट ऑफ माइंड एक्स का ये कहेगा कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, यस और नो? तो दैट्स वाई फिर से केस किसका आएगा, फ्रॉड का आएगा, यस और नो? तो सिचुएशन विल बी देयर। तो इंडियन पीनल कोड है जो कॉमन पनिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन अभी यहां पे हम कोई पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मुद्दा क्या है, सर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है या नहीं। नाउ इफ एनीवन हैविंग अ क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क, यस प्लीज। ये ओरल, अच्छा ओरल क्यों करेगा, देखो क्यों, कब, कहां, कैसे, ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके स्टेट ऑफ माइंड में क्वेश्चन रेज हुआ तो इसका मतलब है आपने ये सोच लिया कि मैं ओरल करूंगा ही क्यों किसी से, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है मैं जब बैठा हूं तो मैं सोचूंगा छोड़ना यार क्या करना, रिटर्न के चक्कर में ओरल कर लेता हूं। तो डोंट यू थिंक ये पार्टीज की खुद की अपनी ओन चॉइस है, क्योंकि बेटर क्या है ये आपको पता है, ये बेटर क्या नहीं है वो हमें पता है। लेकिन यदि हम अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से जाएंगे तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी हमें ही फेस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मारुति कंपनी से एक कार लेने के लिए मैं गया, तो क्या लगता है मारुति कंपनी वाले कभी ओरल में आपको कार दे देंगे? नहीं, वो पूरा एग्रीमेंट होता है, वहां पे साइन करते हैं स्टैम्प पेपर पे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नो डाउट एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई हमें भी पता है कि सर एग्रीमेंट। तो ये पार्टीज की अपनी खुद की क्या होती है, अपनी चॉइस। लेकिन एक बात बताओ, आप में से मान लो किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, आपको एक रजिस्टर खरीदना है, तो आपने बोला सर स्टैम्प पेपर लेके आना जरा, रजिस्टर करने परचेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा होता है कभी रियल लाइफ में? नहीं। कोई गया फ्रूट्स लेने के लिए, क्या फ्रूट वाले कहेगा चलो एग्रीमेंट बनाते हैं? ऐसा होगा कभी? ऐसा होता है? आंसर इज नो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब डोंट यू थिंक डे टू डे लाइफ में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आपका सिचुएशन और यू कैन से द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ये सिचुएशन पे, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पे और पार्टीज के सोच पे डिपेंड करता है वो कैसे करना चाहते हैं। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में होलसेलर है और वो लाखों में डील करता है, अब वो गया किसी से परचेस करने के लिए बल्क में, तो क्या ओरल करना सही रहेगा, रिटर्न? तो सिचुएशन बदल गया ना, हालात बदल गए। लेकिन आपको नो डाउट 1 किलोग्राम एप्पल खरीदना है, तो आप बोलोगे यस हियर वी हैव अ स्टैम्प पेपर एंड प्लीज साइन इट। कोई एप्पल खराब नहीं होना चाहिए, खराब हो तो फिर नो डाउट आई विल फाइल अ सूट, करेगा एक काम कर यहां से चला जाता। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे तो हालात नहीं होंगे, तो वो सिचुएशन बदल गया ना, तो हमें सोचना है। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, नंबर 1 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है, नंबर 2 सिचुएशंस देखना है हमें, एंड नंबर 3 अप्रोच और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और ये 3 बातों पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट ओरल होगा या फिर
रिटर्न। एक बात बताओ, अभी रिसेंटली जब आपको पता है गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है तो लोग अपने घरों में एसी वगैरह क्या करते हैं, वो रिपेयर करवाना शुरू कर देते हैं, होता है, सर्विस करवाते हैं, बेसिकली करवाते हैं। तो सर्विस करने के लिए जो आता है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो रिटर्न में? नहीं ना, स्टिल। अच्छा एक बात बताओ, यदि उसने सर्विस करके गया बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम राइज होता है, उसको फोन करते हैं, वो आ जाता है ना, इसका मतलब वहां पे उसकी इंटेंशन कोई फ्रॉड करने की नहीं है। अच्छा आपने फिर फोन किया, नहीं उठाया, नहीं आया, तो फिर आप एट द एंड क्या करते हो? आप कोई बात नहीं, आप 4 लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करते हो, आप अंदर ही अंदर नो डाउट गुस्सा आ रहा होता है, फिर आप ये सोच लेते हैं, कसम खा लेते हैं दोबारा नहीं बुलाएंगे उसको, बस इतना हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होता ही नहीं। तो आप भी क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, चल 500 रुपये लिए उसने, अब कोई और बुला लेंगे, होता है ऐसा? यस। लेकिन अब इसमें भी चीजें बदल गई हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज हैं जो अलग अलग टेक्नीशियन को हायर करते हैं और आप उस पर्टिकुलर कंपनी से डील करते हैं, जैसे आपका अर्बन कंपनी इस तरीके से, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करते हो, तो आप पूरी डिटेल फिल करते हैं। तो बताओ यदि वहां पे सर्विस आपको प्रॉपर नहीं मिला, यू हैव अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि इस बार आपको एग्जीक्यूटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि आप कंपनी से सर्विस ले रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ मारे? तो ये हाँ, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब एक पॉइंट, लॉ पढ़ते जितना है प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप और मैं, हम खुद अप्लाई नहीं करते। मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात बताओ, यदि आप प्रॉपर तरीके से सर्विस लेना चाहते हो तो क्या एक वो टेक्नीशियन से, एक जो पर्सन है उससे लोगे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में अप्रोच करोगे? दिस इज माय क्वेश्चन। और जब आप कंपनी में करोगे तो ये बताओ, यू नीड टू फिल द इंफॉर्मेशन ओवर देयर और नॉट। तो ये बताओ क्या कंपनी से इनवॉइस जनरेट करके मेल पे आएगा नहीं आएगा? तो बताओ क्या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगी नहीं होगी? लेकिन एक बात बताओ, आप डे टू डे लाइफ में आसपास में आपकी जो लोकेलिटी में सर्विस देने वाले लोग हैं, आप यदि उसको बुला के लाते हो, उससे लेते हो, तो ये बताओ ना तो आप खुद वहां पे क्या करना चाहते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट, और ना तो वो चाहते हैं। तो ये बताओ क्या ये लॉ मेकर क्या घर घर आएंगे, क्या हर जगह पे बोलेंगे भाई आप लॉ फॉलो करो, या फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है? यस। लेकिन हम, आप भी लॉ नहीं फॉलो करना चाह रहे थे, मैं भी नहीं करना चाह रहा था, तो नुकसान आपका भी होगा, नुकसान मेरा भी होगा। अब आप कहोगे सर उसका नुकसान कैसे हो गया? मान लो सर्विस करके चला गया, आपने बोला मैं पेटीएम कर दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आपने पेटीएम नहीं किया, तो फिर वो क्या करेगा? वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब है हर जगह पे लॉ अप्लाई होता है, बात यह है कि हम उसको फॉलो खुद नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ अप्लाई हर जगह होता है, अरे हम खुद फॉलो करना नहीं चाहते। ट्रैफिक, एक बात बताओ, यदि रेड लाइट आपको दिख रहा है तो ये बताओ यू हैव टू स्टॉप ओवर देयर और नॉट। लेकिन ये बताओ क्या कई बार ऐसा होता है कि लोग वहां पे भी निकल जाते होते ऐसे? तो ये बताओ क्या रूल क्या कहता है कि आपको रुकना चाहिए, बट आप नहीं रुके। हाँ रुकोगे कब? जब आगे नो डाउट आपको धप्पा मारने के लिए खड़े होंगे पुलिस ऑफिसर, चालान काटेंगे, तो रुक जाओगे अपने आप में। और पूरे एक दिन में एक बार चालान कट गया ना, कंफर्म है रेड लाइट जहां होगा ना वहां 1 किलोमीटर पहले खड़े हो जाओगे उसके बाद, क्योंकि सुबह चालान कट चुका है, अब आप 1 किलोमीटर पहले रुक जाओगे, कहीं दोबारा ना कट जाए, इतना खौफ पैदा हो जाता है फिर। तो सिचुएशन क्या है कि जब हमारे साथ सिचुएशंस ऐसा क्रिएट होता है तब हम सुधर, यार लॉ फॉलो करना था। लेकिन जब तक ऐसे सिचुएशन नहीं होते तो लॉ ब्रीच हम खुद कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा सिस्टम है कि जो आपको घर घर आके तो देख नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लॉ ब्रीच करते हैं इस तरीके से। आई होप समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो हम खुद लॉ ब्रीच कर रहे हैं। लॉ अप्लाई तो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ब्रीच करने वाले कौन है? हम ही है। तो फिर लॉ मेकर करे ब्रीच आपने किया तो नुकसान भी आपको फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव एनी एविडेंस सो दैट यू कैन टेक एन एक्शन, और इसलिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं पाते। समझ में आ गया? यस, एक मिनट। सो एग्रीमेंट एक बार रिपीट करो, एग्रीमेंट तो पढ़ा और उसमें क्या रिपीट करूं, यू हैव टू टेल ना। तो गाइस अब आज के बाद नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। और एग्रीमेंट वर्ड अभी पढ़ेंगे, पूरा डेफिनेशन भी है, लेकिन हमें एग्रीमेंट समझ में आ चुका है। तो एग्रीमेंट का मतलब है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट द राइट्स एंड, लेकिन उसमें प्रायोरिटी किसको देना है, ऑब्लिगेशन। एंड ऑब्लिगेशन इज नथिंग, इट्स योर प्रॉमिस।
and the promise which has been made by one party before the and the other party before the first party, yes or no? क्या ये एग्रीमेंट अपने आप आए या फिर एग्री से आया? और एग्री का मतलब है आपसी सहमति। समझ में आ गया? तो अब यहां पे कुछ पॉइंट नोट लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। सो लाइव पार्टिसिपेंट्स, अभी क्लियर है एग्रीमेंट क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट नोट, तो गाइस पॉइंट नंबर फर्स्ट, so contract is equals to agreement plus enforceability, और या फिर हम बोल सकते हैं राइट्स प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। ये तो आएगा ही आएगा वर्ड। सो देयर वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट, और आगे टर्म उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले यहीं पे लिखा देता हूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 यहां तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेगमेंट, एग्रीमेंट। तो यहां पे लिखना है आपको ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और या फिर इवन इसको नाम क्या देंगे हम लोग, राइट्स ऑब्लिगेशन। क्लियर है यहां पे? नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें लिखना इट मे बी नोटेड दैट all contracts are always agreements, but all agreements need not be कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आए कि ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एग्रीमेंट क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। एंड बट वाई? क्योंकि देयर मस्ट बी इन्फोर्सेबिलिटी, और इन्फोर्सेबिलिटी होगा तभी वो क्या होगा गाइस, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो कैन यू प्लीज टेल मी, यहां पे समझ में आ गया आप लोगों को? एक और पॉइंट लिखना है आप, it may further be noted that the contract can be
एक्सप्रेस्ड, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? ओरल या फिर और sometime can be implied। तो कॉन्ट्रैक्ट इवन क्या हो सकते हैं? एक्सप्रेस हो सकते हैं और इम्प्लाइड हो सकते हैं। तो वो डिटेल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। सो मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। स्लाइड चेंज करूं? नोट कर लिया आप सब लोगों ने? हाँ भैया, हो गया? तो अब हम लोग यूनिट 1, मैं आपके सामने नोट्स ओपन कर रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है क्या क्या चीज़ें। सो अभी तो बुक नहीं मिली होगी आप लोगों को, नहीं ना? कोई बात। सो वी हैव यूनिट नंबर 1, ऑल ऑफ यू कैन सी। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको यूनिट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो इस तरीके के आपको क्या मिलेंगे? यू विल गेट द नोट्स। तो पूरा आपको यहाँ पे बुक मिलेगा। हाँ, बाकी आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से भी क्या होगा, आपको स्टडी मैट, ये तो आ चुका होगा, ये फिर आएगा। और यदि आ गया होगा तो आपको फॉर ए टाइमिंग आप उस मॉड्यूल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, और यहाँ से जब बुक मिलेगी उससे आप पढ़ो। आपको दोनों में से कोई एक बुक प्रेफर करोगे बेटर रहेगा। और क्लास में मैं नो डाउट यहाँ पे जो बुक है, नोट्स है, उसी से मैं पढ़ाऊंगा। और आपका स्टडी मैट 100% यहाँ पे क्या होगा, आपका जितने भी रेलेवेंट पार्ट हो कवर है। और इसके साथ हम स्टडी मैट के लेकिन क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या रहेगा आपका? स्टडी मैट में जो होगा वो हम लोग क्वेश्चंस यूनिट खत्म होने के बाद हम वो डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या मैंने ये बोला था सर कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बिजनेस और कमर्शियल लॉ का पार्ट बताया था आपको? तो मेरा एक क्वेश्चन है, जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बताओ क्या उन सभी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करने वाले जितने भी लोग हैं, तो बताओ क्या उन सबको क्या एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बोला गया कि सर जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं किस नेचर के? कमर्शियल। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन, यस और नो? अब देखो, एनफोर्सेबल एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर एनफोर्सेबिलिटी कंप्लेंट फाइल करने के बाद लगती है या कॉन्ट्रैक्ट बनने के साथ एनफोर्सेबिलिटी? कॉन्ट्रैक्ट बनने के साथ एनफोर्सेबिलिटी टर्म यूज करते हैं। तो वो सूट फाइल करने के बाद नहीं होता है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एनफोर्सेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक बात बताओ, यदि वो अपने आप ही क्या करे, वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दे, तब भी तो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो ये बताओ क्या वो एक तरह से क्या कोर्ट जाने की जरूरत? उसने अपने आप ही अपने ऑब्लिगेशन को क्या कर दे? इंप्लीमेंट, मतलब उसने लागू कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू अप्रोच टू द, और यदि वो नहीं कर रहे तो हमें नो डाउट कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखना। तो क्या हर कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोर्ट जाने की जरूरत है? आंसर इज नो। कोर्ट तभी जाना पड़ेगा जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते, और यदि वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। सर अगर वो वैलिड हो तो? अभी इतने सारे पॉइंट्स वेट करो, अभी वैलिड क्या होता है, वॉइड होता है, वो सब कुछ आएगा। सिंपल। यदि आपने कहीं टर्म्स पढ़े हुए तो अलग बात है, बट अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर इट। विल डिस्कस वैलिड, वॉइड, एवरीथिंग विल बी देयर। तो वो सारे टर्म्स आएंगे अभी। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के साथ चलो। अभी मैंने क्या आप लोगों को कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या वॉइडेबल मैंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो अभी प्लीज उसके बारे में मत सोचना। अभी सिर्फ मैंने क्या वर्ड पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, दैट्स इट।
जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा, जब वैलिडिटी की बात होगी, तब हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हैव पेशेंस। नेक्स्ट क्या लिखा है गाइज यहां पे? सेकेंड पॉइंट आप में से कोई बता सकते हैं? तो सच अंडरस्टैंडिंग इज जनरली, मतलब क्या है? हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेटर क्या है? ओरल करना हमारे लिए फिजिबल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए जनरली क्या है कि आप इट्स बेटर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यदि आप ओरली करोगे वो आपकी चॉइस, लॉ मना नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। लॉ कहता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो, और यदि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, यू जस्ट डू वन थिंग, ब्रिंग द एविडेंस। और यदि आप एविडेंस लेके आ गए तो फिर हमें आपके फेवर में डिसीजन देने में क्या बुराई है, हमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लेके आना पड़ेगा? एविडेंस लेके आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आज के बाद जो रिटर्न होते हैं गाइस, तो हम उसी को नाम क्या देते हैं? और कभी भी कोई भी चीज आप राइटिंग में करते हो तो उसका एक पूरा तरीका होता है, और उस तरीकों को फॉलो करना हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स बेसिकली द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसका अपना एक तरीका होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए। सिंपल समझ में आ रहा है? तो आपको इवन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कैसे करना है वो भी आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में सीखोगे, उसके बारे में जानोगे, ये बात ध्यान रखना। तो क्योंकि रीजन मीन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना भी वो भी एक टैलेंट होता है, वो भी एक स्किल होता है। तो क्योंकि हर एक चीज आपको नो डाउट सीखना पड़ेगा, और जब आप आर्टिकलशिप वगैरह में जाओगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। सिंपल समझ में आ रहा है? तो यहां कोई ड्राफ्टिंग आपको नहीं पढ़ना, नो नीड टू वरी। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट में हम किसकी बात करते हैं? राइट्स एंड, क्या ये बात डिस्कस किया था अभी? यस और नो? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड एग्रीमेंट है, और वही एग्रीमेंट किसकी बात करता है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब नेक्स्ट में जो एक वर्ड लिखा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट लिखाऊंगा। क्या वर्ड लिखे? तो गाइज अब आप सब लोगों को यहां पे ये जो टॉपिक खत्म हो रहा है इसके बाद अलग से लिखना, तो सेपरेट लिखना आप लोग। क्लासिफिकेशन बोलो, या फिर आप टाइप्स बोलो, या फिर आप बोलो काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो गाइज frankly telling there are two category of obligation. Yes please. क्या चीज? आप देखो, ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए कोई राइटिंग यूज नहीं होते, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे और जब आप बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि किसी कंपनी को सर्विस देते हो तो वहां पे सब कुछ क्या होता है? आपका रिटर्न में होता है। मतलब जैसे मान लो आपने सर्विस दी तो कंपनी से क्या आएगा? आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आएगी प्रॉपर, और जब आप सर्विस दोगे उसके जो फीस बनती है तो उसके लिए आप पूरा लेटर बना के दोगे साइन करके, क्योंकि वी डोंट वांट एनी यू कैन से द कंफ्यूजन। तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए और सामने वाले पार्ट पे भी एविडेंस होना चाहिए। तो रियल लाइफ में कॉर्पोरेट्स में ओरल कुछ भी नहीं होता है। ये तो हम आम जनता है, मैंगो पीपल जो डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे जो एक्ट्स करते हैं वो ओरली कर लेते हैं, बट कॉर्पोरेट्स में कोई भी चीज़ ओरल नहीं होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट यू कैन से द वर्ड एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। हर एक चीज़ आपका राइटिंग में होगा। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कॉर्पोरेट्स के लिए जब आप बात करते हैं तो वहां कोई भी चीज ओरल में नहीं होगा। सिंपल समझ में आ गया? हाँ, सो क्लासिफिकेशन में ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूं। आज के बाद आपको पूरी लाइफ याद रखना है कि सर देयर आर टू कैटेगरी ऑफ ऑब्लिगेशन। एक होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। आप में से किसी ने नाम सुना है वैसे इसके रिगार्डिंग? यस और नो? नहीं सुना। तो आज के बाद लेकिन आपको यहां पे याद रखना है जो मैं यहां पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और इसको हमेशा याद रखना। कितने कैटेगरी के ऑब्लिगेशन हो गए? दो। कौन कौन से? स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा, स्टैट्यूटरी वर्ड सुना है आप लोगों ने? अच्छा, बिजनेस जो
एक्ट होता है, लॉ होता है, हम उसको स्टैचूटरी भी बोलते हैं, क्योंकि द एक्ट इटसेल्फ इज स्टैच्यूट, और उससे जो राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं हम उसको स्टैच्यूटरी नाम देते हैं, क्योंकि वो पार्टी, आपने और मैंने वो नहीं बोला। जैसे एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स पे करना, ये बताओ क्या किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करके आपको बोला है पे करने के लिए, लॉ में लिखा हुआ है, तो क्या बन गया वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना, क्या किसी लॉ में लिखा है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉ, तो दैट्स वो क्या बन जाएगा स्टैट्यूटरी। एक कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी दिया जाता है, तो ये बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है या फिर लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ में लिखा होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है, और जब वो रिटायर होता है तो जितना पैसा होता है विद इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। तो एक बात बताओ, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना क्या इट्स ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, इट्स अगेन अ लॉ। ग्रेचुटी के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 बनाया गया। ईपीएफ के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 बनाया गया। तीसरा, हर एम्प्लॉय जो काम करता है फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में जो वर्कर्स होते हैं, तो उसको बोनस देना होता है, तो क्या बोनस वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है या फिर वो लॉ में लिखा हुआ है, अगेन वो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, क्या मिनिमम कितना बोनस होगा, मैक्सिमम कितना होगा, लेकिन उसके बीच में आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन बोनस देना आपके लिए मैंडेटरी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो उसको फिर से क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सर कहां लिखा है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में लिखा है, तो ये वो 1965 में। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, आप स्कूल में थे तो स्कूल में आपको फीस देना पड़ता था हर मंथ, तो वो स्कूल में फीस देना क्या वो किसी लॉ में लिखा हुआ है फिर, ये कॉन्ट्रैक्ट विद ए स्कूल, यस इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसको क्या नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पार्ट अब समझना, दोनों देखो कैसे आ रहा है। मान लो किसी ने घर खरीदा, तो घर के लिए पेमेंट करने किसको, सेलर को, इज इट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सर ये प्रॉपर्टी इतने लाख का है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाना और स्टैम्प ड्यूटी पे करना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर स्टैट्यूटरी, इट्स ए स्टैट्यूटरी, क्या बन गया ये स्टैट्यूटरी, समझ में आ रहा है। तो गाइस वो ऑब्लिगेशन जो लॉ की वजह से क्रिएट हो, जो एक्ट की वजह से क्रिएट हो, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना जरूरी नहीं है, वो क्या बन जाता है हमारे लिए, वो स्टैट्यूटरी बन जाता है। वो ऑब्लिगेशन जो दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी वजह से क्रिएट होता है, तो वो क्या बन जाता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। आप यहां पढ़ने आए, यहां पे पढ़ने के लिए आपको फीस देना है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी। मुझे यहां पे सर्विस देना है, तो ये बताओ क्या इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल। समझ में आ गया। तो इतने सारे टर्म्स, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल और इट्स ऑलवेज कॉन्ट्रैक्चुअल। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एंड अब इसमें लिखना है, सो दोज ऑब्लिगेशंस which are going to be created by law, और यह फिर स्पेसिफाइड इन लॉ। यह तो लॉ की वजह से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहे हैं या फिर वो आपका लॉ में लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड है, तो आज से वो क्या बन जाएगा हमारे लिए स्टैट्यूटरी। दूसरे में दोज ऑब्लिगेशन which are going to be created in a contract, created by लिखना, created by the contract or specified in a
कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वर्ड लिखना है क्रिएटेड बाय दी कॉन्ट्रैक्ट और specified in a contract. So is it clear for all of you guys? समझ में आ गए? तो आज के बाद ये दो आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और आपको हमेशा के लिए क्या करना है, ये टर्म आपको याद रखना है। तो अब यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मली ऑर्डिनरी हम किस ऑब्लिगेशन की बात करेंगे? यस तो इसका मतलब जब दो पार्टीज के बीच में हुआ तो वहां पे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें? कॉन्ट्रैक्चुअल। हाँ, लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। जैसे मैं एक बात बताऊं, यू आर गोइंग टू परचेज हाउस, यू आर गोइंग टू परचेज लैंड, तो बताओ लैंड खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या करना है? यू नीड टू मेक द पेमेंट, तो वो कौन सा ऑब्लिगेशन हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश में एक इंडियन स्टैंप एक्ट भी है जो ये कहता है कि अब वहां प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो बताओ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि इतने अमाउंट का प्रॉपर्टी, उस पर इतना स्टैंप ड्यूटी बनता है एंड जो हमें पे करना है। वो सिर्फ अथॉरिटी को दिखाने के लिए सर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और इतना हमें स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी स्टैट्यूटरी obligation, but in respect of what? Contract price और stamp duty? Statutory obligation किसके लिए? Contract price और stamp duty? Stamp duty. But contract price मतलब घर का जो कीमत है, प्राइस, वो कौन सा है? वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। वो किस नेचर का है? कॉन्ट्रैक्चुअल। समझ में आ गया सबको? सो यहां पे क्या यही टर्म लिखा है आपका? तो अब ये बताओ क्या ये सेगमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो एक टर्म के लिए आपको ये डिटेल। नेक्स्ट, क्या मैंने बताया था कि सर ये ब्रांच मतलब पार्ट किसका है? कमर्शियल और बिजनेस लॉ। किसको अफेक्ट करेगा ये? यस तो गाइस एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी का मतलब हर देश को हम सिविलाइज्ड सोसाइटी बोलते हैं कि जहां पे नो डाउट लोग आम जनता रहते हैं कि दे आर द सिविलियन, तो इसका मतलब वो सिविलाइज्ड सोसाइटी नाम दिया जाता है। और वहां जितने भी आप क्या करने वाले हैं, ट्रांजैक्शंस करोगे, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रैक्ट नाम देंगे, और उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और उस एक्ट का नाम क्या है? इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो अब इतनी सारी बातों की अब यहीं की बात कर लेता हूँ। ये बताओ क्या आप जब इंस्टीट्यूट में आए, पढ़ने के लिए आए, एडमिशन यहाँ पे आपने लिया, ये फिर आप लोगे जो भी है, तो बताओ क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे? कोई स्टैम्प पेपर पे साइन वगैरह कुछ? क्या आपसे एक फॉर्म फिल करवाया गया था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैम्प पेपर, बट एक फॉर्म फिल हुआ था कि आपको नो डाउट जब आप फी पे करोगे विल गेट द प्रूफ और नॉट? तो बताओ डोंट यू थिंक नाउ यू विल बी सेटिस्फाइड क्या नो डाउट इतना मैंने पेमेंट किया उसका मेरे पास वैलिड प्रूफ है? यस और नो? यस। आप ये बताओ यदि सर्विस आपको नहीं मिल रहा है तो बताओ यू हैव अ राइट टू कंप्लेंट और नॉट? तो पहले आप कंप्लेंट सीधा कोर्ट में जाओगे, फिर पहले नो डाउट आप जो इंस्टीट्यूट के ओनर उनको करोगे, और यदि उन्होंने भी इग्नोर किया देन डेफिनेटली 100% यू हैव अ राइट टू टेक एन एक्शन और नॉट? यस, क्योंकि यू हैव अ वैलिड प्रूफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थिंक अबाउट इट। तो ओरली नहीं हुआ सब कुछ, लेकिन ओरली भी होता तो कर सकते थे या नहीं, लेकिन बेटर क्या है कि सर इंस्टीट्यूट में हमेशा वो भी प्रूफ रखते हैं और आपको भी प्रूफ देते हैं, क्योंकि आप भी प्रूफ डिमांड करोगे, क्योंकि कल पता चला इंस्टीट्यूट में वी नेवर नो, किसी ने बोला कि सर रिकॉर्ड में नहीं था, उसने दोबारा आपसे फीस के लिए बोल दिया, तो आप बोलोगे वो तो पेमेंट कर दिए मैंने, तो वो कहेंगे आप प्रूफ दिखाओ, तो आपके पास प्रूफ नहीं होता, फंस जाओगे ना। तो इसलिए बेटर क्या है? प्रूफ लेना। समझ में आए? सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अगले पॉइंट में। सो गाइज आज के बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ एक ही लॉ पढ़ेंगे जनरल, जिसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट कब से एप्लीकेबल हुआ? यस। क्या ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा? लेकिन पहले क्या होता था? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट उसको मैंने क्रॉस कर दिए, तो इसका मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई यस नहीं होगा। देखो फ्लो में बह गए। तो ये होते हैं कि जो बोलते जा रहे हैं उसमें साथ में आंसर चल रहा होता है आपका। अभी स्टेट ऑफ माइंड साइड में रख दिया हम लोगों ने, जम्मू एंड कश्मीर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड ओवर देयर। तो इसका मतलब है पहले नहीं होता था बट अब यस। चलो थैंक गॉड वापस आ गए आप लोग। तो आप लोग अपने स्टेट ऑफ माइंड को भी, क्योंकि बीच में ना ऐसे कई बार होगा जहां मैं जानबूझ के गलत बोलने वाला हूं, एंड फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप भी यही बोलोगे कि सर यही होगा,
एंड देन इसका मतलब है बीच बीच में मुझे स्टेट ऑफ माइंड भी चेक करना पड़ेगा कि आप सो रहे हो या फिर जाग रहे हो। तो थैंक गॉड वो जगे हुए। नेक्स्ट, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात ध्यान रखना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं आपका इट्स ए जनरल प्रिंसिपल। एंड जब तक वो प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं करोगे तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब मैंने वर्ड यूज किया क्या, वैलिड। तो इसका मतलब है हर एक कॉन्ट्रैक्ट फिर से वैलिड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब माना जाएगा, उसके लिए पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसेंशियल एलिमेंट, which is also known as terms and conditions, which is also known as principles। and जब तक वो terms and conditions नहीं आएगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? और पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उसी एसेंशियल एलिमेंट्स पे, मतलब ये जो यूनिट आप पढ़ोगे 3, 4, 5, 6 ये सब ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स की ही बात है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पहला यूनिट वो सब कुछ आपको बताने वाला जो आगे पढ़ने वाले। तो इसका मतलब यूनिट 1 इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट यूनिट 1 आपको अच्छे से समझना है, तभी जाके रेस्ट ऑफ द यूनिट आपको समझ में आने वाले। तो यूनिट 1 में एक बात हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होगा, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि आगे वही एसेंशियल एलिमेंट्स को क्या किया गया, अलग अलग यूनिट्स के फॉर्म में बांटा गया। समझ में आ रहा है टर्म यहां पे? नेक्स्ट, ये रहा एसेंशियल एलिमेंट्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अच्छा, यहां पे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं? ये आप सब लोगों के लिए फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, ये आप सब लोगों के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग इंटर का सिलेबस है वहां पे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है आपका कंटीजेंट। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट आप यहां पे थोड़ा बहुत पढ़ोगे इसके रिगार्डिंग, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा वेजरिंग एग्रीमेंट। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो वो पॉइंट्स आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसमें आपका यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के रिगार्डिंग है। तो विल डिस्कस इन यूके द विच यूनिट, यूनिट नंबर 6 में। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। अब ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या अभी तक मैंने जो आज की क्लास में बताया क्या वो समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज की क्लास में सबसे पहले मैंने सेक्शन 1 पढ़ा है। विच वन? तो सेक्शन 1 में 3 बातें, कौन कौन से? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल का मतलब, देन कमेंसमेंट, इट्स डेट। व्हाट अबाउट द डेट? फर्स्ट डे ऑफ September. Next part, last, it's extend, it's a whole of India. Is it clear? Next segment, Indian Contract Act. ये बताओ क्या इंडियन ने बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या ये कमर्शियल और बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है या नहीं? यस, इट्स ए ब्रांच ओवर देयर। इज इट क्लियर? क्या ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट करेगा? एवरीबडी, एवरीबडी, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट फिर हमने बात की किसके रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज H में। सेक्शन 2 क्लॉज H, 2 बातें, दैट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। लेकिन एग्रीमेंट की बात करें तो क्या होता है बेसिकली? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यस, दैट इज ऑब्लिगेशन इज नथिंग, ऑब्लिगेशन वाज अबाउट योर प्रॉमिस, आपका प्रॉमिस है। तो अल्टीमेटली वो आपका ऑब्लिगेशन इनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो क्या बन जाएगा आपका? कॉन्ट्रैक्ट। और एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को फुलफिल करना, इंप्लीमेंट करना, लागू करना, तो हम उसको नाम देते हैं एनफोर्सेबिलिटी। इक्वेशन हमारा क्या बना था? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, या फिर राइट्स ऑब्लिगेशन, इज इट क्लियर, या फिर ऑफर प्लस देन एनफोर्सेबिलिटी। देयर आफ्टर एग्रीमेंट का क्या बना था आपका? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और राइट प्लस ऑब्लिगेशन। क्लियर? 2 कैटेगरी के ऑब्लिगेशन आज के बाद याद रखते हैं। विच वन? स्टैट्यूटरी एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल। स्टैट्यूटरी किसको बोलते हैं? जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हो। कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो। सिंपल। तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वजह तुम हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट हुआ। सिंपल। तो दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। तो बहुत सारे सीरियल के भी नाम आते जाएंगे, टेंशन मत लो। सिंपल। तो ऐसे स्टोरी में ऐड होता जाएगा। देखो, लॉ इज ऑल अबाउट द स्टोरी, इज नथिंग मोर देन दैट। और यदि आप स्टोरी की तरह से पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज की क्लास में जितनी बातें मैंने पढ़ाई आप सबको क्लियर है यहां तक? अब कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड आया था एग्रीमेंट, लॉ में एग्रीमेंट का मतलब क्या है वो पढ़ेंगे।
और फिर एग्रीमेंट से ही वर्ड आएगा आपका आगे एक्सेप्टेंस, फिर वो पढ़ेंगे, और एक्सेप्टेंस से ही वर्ड आएगा आपको ऑफर, फिर वो पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक एक टर्म में ही वो वर्ड आता जाएगा और फिर आप उस वर्ड का मीनिंग आगे उसको डिफाइन किया गया। लेकिन आज हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने टर्म्स की बात की, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी देयर जो हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन करने वाले हैं। सो कैन यू प्लीज टेल मी, यहां तक सबको क्लियर है आज? सिंपल। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर कैरी ऑन करते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू हैविंग अ ब्रेक एंड फिर उसके बाद आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।